जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आपके सामने देखिए अटल आवासीय विद्यालय आगरा कक्षा 9 का प्रश्न पत्र है और आज इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं और मैं उसको बदल के भी बताऊंगा कि इन सवालों को बदल करके कैसे नए सवाल आ सकते हैं। और साथ ही साथ बच्चों, अभी मैं जो नवोदय के क्लास 9 का बता रहा हूँ उसको आप देखते चलिए। ठीक है, सिलेबस काफ़ी मैच है लेकिन कुछ आसान प्रश्न इसमें आ रहे हैं। आपने एनएमएमएस की भी तैयारी की होगी तो विज्ञान के उसके प्रश्न काफ़ी काम आने वाले हैं और गणित के भी। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो बच्चों जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ ये राघव प्रकाशन की बुक है जिसके जरिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए आज के, और मैंने हिंदी इंग्लिश के बता दिया है, गणित के भी काफ़ी प्रश्न बता दिए हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं और भी प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट उसको बता दूंगा, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बच्चों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको पुनः बताना चाहूँगा कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और 20,000 बच्चे लगभग बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो बच्चों व्यस्तता की वजह से मैं व्हाट्सएप ग्रुप नहीं देख पाता हूँ, तो आपको जो भी कुछ पूछना हो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप कृपया पूछिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, इस तरह के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बार बार आए हुए हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या घर्षण कहते हैं, अपकर्षण, कार्य या दाब? तो आपको पता है बच्चों कि आपका दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर आपका फोर्स अपॉन एरिया होता है, मतलब बल बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका क्या पूछ रहा है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल। ठीक है, प्रत्येक इस पे लगने वाले बल क्षेत्रफल है, तो ये क्या है बच्चों? दाब है। और इससे रिलेटेड देखिए एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे पूछ लेगा इसका दाब का एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल भी इसकी यूनिट है। ठीक है, तो और ये भी पूछ लेगा कि बल इतना न्यूटन का लग रहा है और इस पे दाब इतने का लग रहा है, कितने क्षेत्रफल पे लग रहा है? तो कुछ नहीं, ए बराबर आप क्या करेंगे? एफ बटा पी करेंगे। तो इस तरह के सवाल बस बदल के आ रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम याद रखिएगा, जो भी निकालना हो। तीन चीजें हैं इसमें देखिए, एक 1 2 ये 3, दाब है, बल है और क्षेत्रफल है। कोई दो चीज इसमें से दे देगा और आपको तीसरी चीज निकालनी होगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या बल निकालना हो तो क्या करेंगे आप? प्रेशर अपॉन इंटू एरिया करेंगे, दाब गुणे क्षेत्रफल करेंगे। तो आसान से प्रश्न रहते हैं, बस फॉर्मूला आपको पता रहेगा। तो इसके कई बार देखिए, अभी नवोदय में जो कल वीडियो बना था उसमें कूली अपने सर पर पगड़ी रख के क्यों उठाता है, तो उसका भी रीजन यही बच्चों दाब है, क्योंकि दाब कम हो जाता है। तो प्रश्न बदल के आएंगे, फॉर्मूला और ये सब चीजें कॉन्सेप्ट बच्चों वही रहेगा। हमारी मांसपेशियों में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो जो जो मांसपेशियों के जरिए बल लगता है उसको कहते हैं बच्चों पेशीय बल। अब ये जानते हैं किस तरह का सवाल बदल के आता है? बदल के ये ऐसे आएगा कि कौन सा इसमें से कांटेक्ट फोर्स है, मतलब साथ में लगने वाला, मतलब टच करके, छू करके कौन बल लगता है, वो पेशीय बल लगता है। इसमें कौन सा नहीं लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, तो ये सब चीजें दूर से ही होती हैं। ठीक है, तो पेशीय बल आपका एक कांटेक्ट फोर्स है और इसको मांसपेशियों के जरिए बल लगता है। ठीक है, तो बदल के देखिए कैसे आएगा, ये भी मैंने बता दिया। जब, यहाँ सवाल है, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है, ठीक है, तो उसकी गति के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? तो ये भी बच्चों एक तरह का घर्षण है। और तीन तरह के घर्षण होते हैं आपको पता है, एक लोटनिक घर्षण, एक स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो हाई वैल्यू का जो घर्षण है आपका, फ्रिक्शन है, वो है स्थैतिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो जब कोई वस्तु लुढ़कती है तो उस पे बच्चों कौन सा लगता है? उस पे लोटनिक घर्षण लगता है। लोटनिक घर्षण जो है, रोलिंग फ्रिक्शन बच्चों सबसे कम लगता है, सबसे कम होता है। नंबर 1 पे क्रम भी याद रखिएगा, परीक्षा में इसका क्रम आता है। ठीक है, नंबर 1 पर ये सर्पी घर्षण, नंबर 2 पे, और ये नंबर 3 पे ये। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये आपका रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसका क्रम आप याद रखिएगा, कभी बढ़ते क्रम में कभी घटते क्रम में ये पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्का और शूटिंग सितारों की बौछार का क्या कारण होता है? ठीक है, तो इसका बच्चों जो कारण है आपका 69, क्या हवा का घर्षण, अंतरिक्ष यान का घर्षण, कार्बन डाइऑक्साइड या उपरोक्त सभी का घर्षण? ठीक है, तो 69 का बच्चों जो सही आंसर है आपका वो है हवा का घर्षण। हवा भी प्रतिरोध उत्पन्न करती है, इसीलिए तो देखिए जो हवाई जहाज के जो कोने होते हैं पतले बनाए जाते हैं आगे वाले, ताकि कम से कम बच्चों फ्रिक्शन, हवा आएगी ऐसे निकल जाएगी,
ठीक है, तो सभी कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे बेस रहता है, तो सवाल बदल के ऐसे भी बच्चों इसका भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? हमारी कितनी होती है? हमारा रेंज कई बार पूछा है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर हम 20,000 हर्ट्ज तक सुनते हैं। हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक है। ठीक है, तो यहाँ पर पराश्रव्य ध्वनि, आपने अल्ट्रासाउंड, आप लोग पापा में कोई भी कभी भी करने कराए गए हो ना, अल्ट्रासाउंड मशीन से बोलते हैं जाओ अल्ट्रासाउंड करा लो, डॉक्टर लिखते हैं ना पेट का करा लो, कहीं का करा लो, तो उसमें पराश्रव्य ध्वनि का ही इस्तेमाल होता है, इसका याद रखिएगा। जो आपके जहाज होते हैं पानी वाले, वो भी यूज करते हैं। तो 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक की आवृत्ति होती है उसे हम पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कहते हैं, उसकी रेंज ये होती है बच्चों। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद है, देखिए साउंड टॉपिक को मैंने विधिवत समझाया हुआ है बच्चों, और साउंड से मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, साउंड से क्वेश्चंस आएंगे। NMMS वाली जो विज्ञान की प्लेलिस्ट है उसमें साउंड का टॉपिक देखिए, आपके पूरे न्यूमेरिकल से, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल भी अच्छे खासे बनते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, कितनी बार वो दोलन करेगा, कई चीज़ें प्रश्न आते हैं, तो उसमें मेरी बने विधवत लाइट हो गया, ध्वनि हो गई, काफ़ी कुछ समझाया हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, बिजली का हो गया, वो सभी बताया हुआ है, वोल्टेज का हो गया, तो आप उसको देख लीजिएगा, सवाल बच्चों आएंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, सवाल आएंगे, आप विज्ञान की प्लेलिस्ट अवश्य देखें, NMMS वाली। प्रबलता को किस मात्रक में व्यक्त करते हैं? ठीक है, तो आपका 71 का जो सही आंसर है वो है बच्चों डेसिबल में। ठीक है, डेसिबल dB लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न आपका, जब एक एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़, ये किताब का ही प्रश्न है, तो छड़ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। वो जो तब छड़ पे ऋण आवेशित हो जाता है, जो छड़ होगी उस पे बच्चों नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, और कपड़ा जो रहेगा, जो कपड़ा रहेगा वो आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको डायग्राम बनाकर आप ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब भी एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ जो है नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और कपड़ा जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट ये क्वेश्चन हुआ है बच्चों। अब देखिए न्यूमेरिकल इस पे आते हैं, जो अभी न्यूमेरिकल की बात करी, प्रश्न आ भी गया आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो इसमें जो समीकरण है ये बच्चों आपका सही है, I इज इक्वल टू चार्ज, कितना चार्ज बटे टाइम, इसी को बच्चों हम करंट कहते हैं। I क्या है? करंट है। दूसरा वोल्ट का क्या है? V इक्वल टू I इंटू आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है। ये भी फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इससे सवाल बच्चों आते हैं। अब ये साइन किसका है? ये साइन किसका है? ये बच्चों ओम है, इसको क्या कहते हैं? ओम। ठीक है, ओम कहते हैं। ठीक है, तो ओम जो है आपका, ये जो साइन है वो है प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का, जो मैंने यहाँ आपको आर अभी लिखा है, जो आर अभी लिखा इसी का बच्चों साइन प्रतिरोध है। कि किसी, जैसे हीटर का तार होता है या हम प्रेस में इस्तेमाल करते हैं इस्त्री में, उसका प्रतिरोध बहुत ऊंचा होता है, प्रतिरोध बहुत ऊंचा होता है, तो इससे रिलेट करके आप इसको या समझ सकते हैं। ठीक है, और सवाल इससे आते हैं बच्चों, काफ़ी न्यूमेरिकल्स मैंने बताए हुए हैं, तो आपसे फिर बोलूँगा विज्ञान की प्लेलिस्ट अवश्य देखें। नवोदय अटल आवासीय विद्यालय 2025 की भी प्लेलिस्ट हुई है, उसमें भी विज्ञान के ऑलरेडी मैंने काफ़ी प्रश्न बता दिए हैं। वैसे ही प्रश्न देखिए बदल के आएंगे, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये हो सकता है ये आगरा का है तो किसी और जनपद में इसी तरह के सवाल आ जाएं, जो अन्य जनपद के बच्चे हैं उसको देखते जाएं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में बच्चों दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चों हम लोग अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र के बाहर रखी वस्तु का प्रतिबिंब होगा, तो लाइट चैप्टर है उसको जाके देखिए। ठीक है, फिर बनाना हो तो बताइएगा। वास्तविक छोटा और उल्टा, ये प्रश्न बच्चों काफ़ी बार रिपीट हुए हैं कई जगह, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस का जो होगा वो वास्तविक छोटा और उल्टा होगा। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो भाई क्या बता, आजकल सब तरफ सोलर लग रहा है, आपको पता है बिजली की बचत होगी, तो सौर सेल द्वारा ऐसा होता है, सोलर सेल द्वारा। नमक और कपूर के मिश्रण को पृथक करने की विधि क्या है? अब आपको पता है नमक भाई पानी में घुल जाएगा, ठीक है, कपूर जो है अपने आप से उड़ जाता है, अपने आप से उड़ जाता है, तो हम यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं ऊर्ध्वापातन। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा। चीनी का शक्कर का रासायनिक सूत्र क्या है?
तो चीनी जो है या स्टार्च जो है पेड़ों द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, उसको भी पूछ सकता है उसका। लेकिन चीनी का यहाँ पूछ रहा है, आपका जो स्टार्च है उसका C6H12O6 होता है, और स्टार्च जो ये आपका चीनी जो शर्करा होता है उसका रासायनिक सूत्र बच्चों C12H22O11 होता है। तो इसको आप जरूर बच्चों अलग से आप नोट कर लीजिएगा। C12H22 मतलब कार्बन के 12 हो गए, हाइड्रोजन के 22 हो गए, और ऑक्सीजन के 11 एटम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में संश्लेषित रेशों का समूह है। तो सिंथेटिक फाइबर्स पे प्रश्न बच्चों आते हैं, इसमें पूछ लेगा इसमें से कौन सा नहीं है, कौन सा है, या मानव निर्मित रेशे संश्लेषित की जगह, या प्राकृतिक रेशा कौन सा है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान हमेशा रखना होगा, प्रश्न हर एक बार आएंगे। ये नायलॉन, डेक्रोन और रेयॉन, ठीक है। रेयॉन को हम लोग नेचुरल फाइबर मतलब कॉटन का उसका समरूप भी मानते हैं, ठीक है, तो कॉटन की तरह होता है। तो ये भी प्रश्न बच्चों आया है, तो यहाँ ऑप्शन आपका क्या होगा, ये जूट देखिए नेचुरल है, कपास नेचुरल है, ठीक है, इससे भी आप छाट लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो भाई मेटल्स को किया जाता है, धातुओं को किया जाता है, बस आपको इसमें से धातु पहचानना था, धातु कौन सा है। तो बच्चों केमिस्ट्री का भी मैंने अलग से बनाया हुआ है, धातु और मेटल्स और नॉन मेटल्स, उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो इस तरह के प्रश्न काफ़ी आपके बच्चों तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जो ऑप्शन बच्चों जिंक मेटल है, कॉपर मेटल है, अल्युमिनियम मेटल है, सल्फर आपका नॉन मेटल है, ठीक है। तो तीनों को पीट कर बनाया जा सकता है, तो ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बच्चों सी में है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 82। अब ये देखिए आ गया, ये आता ही आता है बच्चों, कभी कभी अकेला भी पूछ लेता है कि किसका उष्मीयमान सबसे ज्यादा होगा, नवोदय में पूछा गया है, ठीक है। निम्न ईंधनों को उष्मीयमान के बढ़ते हुए क्रम में कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 82 का अगर हम क्रम देखें तो बढ़ते हुए क्रम में लकड़ी का सबसे कम है, इसके बाद कोयले का, उसके बाद एलपीजी का, उसके बाद हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का नोट करना है तो बच्चों 1.5 लाख कैलोरीफिक वैल्यू है। एलपीजी ये जो सीएनजी होता है, नेचुरल गैस होता है, उसका 50,000 है, तो इतना अंतर है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इसके बाद है, निम्न में भिन्न क्या है, सिल्वर, हेमेटाइट, बॉक्साइट और गैलेना। तो इसमें तो देखिए तीन जो हैं आपके ओर हैं जिससे कि धातु को, मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, और सिल्वर स्वयं एक धातु है, यहाँ पे ओर नहीं है बच्चों, ठीक है, जिसका आंसर जो है यहाँ पर सिल्वर होगा। हेमेटाइट से क्या निकाला जाता है, आयरन, Fe। बॉक्साइट से क्या निकाला जाता है, अल्युमिनियम। गैलेना से क्या निकाला जाता है, लेड, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, पूछता है कि ये इसके ओर को क्या कहते हैं, उल्टा भी पूछता है, तो ये आपको काम आएगा बच्चों। अब देखिए ये मेरे ख्याल से सेम जो है NMMS का या नवोदय का प्रश्न ये इन्होंने लिया है। एक तत्व के फॉस्फेट का सूत्र MpO4 है, तो उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों इसके ऑक्साइड का सूत्र जो है वो M2O3 होगा, ठीक है, इसके ऑक्साइड का। इसके पीछे कारण क्या है कि फॉस्फेट का बच्चों ना आपका जो होता है वो 3- होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ना, M में कोई वैल्यू है, देखिए जैसे M में यहाँ 2 है और यहाँ 3 आया ना, और ये PO4 साथ में होता है, फॉस्फेट साथ में है, ये होल नहीं लिया है, होल जो है नहीं लिया है, इसकी मतलब इसकी भी वैलेंसी कितनी है आपकी, 3 है, इसकी वैलेंसी 3 है। तो ये तो हमें पता चल गया भाई कि जो मेटल यहाँ यूज हुआ है ये तो पता नहीं कौन सा हुआ है, लेकिन इसकी वैलेंसी जो है 3 है। तो जब भी ऑक्सीजन की, आपको पता है ऑक्सीजन की 2 होती है, तो ऑक्सीजन का 2 यहाँ आ गया, और फॉस्फेट का आपका ये जो मेटल का था वो यहाँ 3 आ गया। तो यहाँ बच्चों ऑप्शन नंबर 20 ले सही होगा। इसके बाद धातुओं को संक्षारण से बचाने की विधियाँ क्या हैं। तो भाई धातु खराब ना हो उसके लिए तो कई चीज़ हम लोग करते हैं। गैल्वेनीकरण करते हैं, जिसमें जिंक की परत लोहे पे चढ़ाई जाती है। कई बार पूछा जाता है गैल्वेनीकरण में होता क्या है, ग्रीस या तेल लगाकर या विद्युत लेपन करके, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके। तो आपके उपयुक्त सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बच्चों सही है। कौन सा प्रदूषक ताजमहल के लिए चिंता का विषय, काफ़ी बार ये प्रश्न देखिए बदल के आया हुआ है, क्वेश्चन 86, ठीक है। तो ये है बच्चों यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और आपका तो मुख्यतः बच्चों जो पीला हो रहा है संगमरमर, उसके लिए याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड ही है, ठीक है, जो पानी के साथ मिलकर आपका सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जो कि उसको खराब कर रहा है। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जगह अगर नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, NO केवल होता, तो वो भी कुछ हद तक जिम्मेदार है।
लेकिन मुख्य जो प्रदूषक है वो आप बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड है। लेकिन आप नाइट्रिक ऑक्साइड का भी नोट कर लीजिएगा, कभी कभी दोनों ऑप्शन बच्चों होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तब ए एंड बी दोनों होता है। इसके बाद है ये देखिए आपके सामने है पीवी में प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है। प्लूटोनियम मेरे ख्याल से होना चाहिए था ये, ठीक है। तो ये लेड, पीवी लेड है आपका 87 जो है, इसमें आपका क्या पूछ रहा है कि कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों जो नीचे संख्या लिखी रहती है वो प्रोटॉन की संख्या होती है, तो कंफर्म हो गया। अब न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 206 में से आपको पता है ये एटॉमिक मास होता है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या होती है। अगर प्रोटॉन की संख्या हम घटा दें तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। तो ये 4 हो गया, ठीक है, और ये आपका 2 हो गया और ये 1 हो गया, 124, ठीक है। तो ये किसी का भी पूछेगा तो आप इस तरह से बच्चों निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी कैसे करेंगे। क्वेश्चन 88 है, एक पदार्थ लाल लिथमस को नीला कर देता है, उसका संभावित परिणाम क्या आएगा, ठीक है। अब याद कल ही मैंने बताया भी था, देखिए कि बेस क्षार जो है वो लाल लिथमस को ब्लू में बदलता है। तो बी, इसका बी आखिरी में आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, लाल लिथमस को नीले में कर दे रहा है, इसका मतलब वो क्या है, एक क्षार है एक बेस है, ठीक है। तो उसका पीएच कितना हो सकता है, तो आपको पता है 0 से 7 तक आपका अम्ल होता है, ये 7 न्यूट्रल माना जाता है, और 7 से लेकर 14 तक आपका क्षारीय होता है, बेसिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है। तो उसके एग्जाम्पल्स भी आपको पता होंगे, कुछ बता दूं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल के जितने हाइड्रोक्साइड हैं सब बच्चों क्षारीय में आते हैं। आप लोग डाइजिन का भी सवाल कई बार आता है ना कि गैस बनती है तो आप लोग डाइजिन पीते हैं, वो क्या होता है, वो बेस ही होता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से रबी की फसल नहीं है। तो रबी कपास, ये रबी और खरीफ के काफ़ी प्रश्न आते हैं, तो कपास आपकी रबी की फसल नहीं है, ठीक है। ये 100% बच्चों खरीफ और रबी के सवाल आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी बच्चों, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। डेंगू बुखार का कारक क्या है, तो डेंगू बुखार का कारक बच्चों विषाणु है, यानी कि वायरस है, मच्छर के द्वारा ये फैलता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि का परिणाम होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो हमारे धरती का तापमान, भूमंडलीय उष्मीकरण होगा, उसका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। और इसके लिए अन्य जो उत्तरदायी कारण है CO2 के साथ साथ वाष्प लिख लीजिए, पानी का भाप गैसियस फॉर्म में, ठीक है, साथ में आपका मीथेन, ठीक है। ये सभी रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो ये बदल के बच्चों ये सवाल आ सकता है। निम्नलिखित में से क्या एक कोशिका नहीं है, एक कोशिका नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है विषाणु, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाकी सभी हैं। निम्नलिखित सूची में से जंतुओं में क्या समानता है, तो ये मानव, गाय, कुत्ता और मुर्गी में हमें समानता बतानी है। तो इन सभी में आंतरिक निषेचन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 95, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो ये होता है बच्चों गुणसूत्र द्वारा, ठीक है। अगर XX है तो गर्ल, अगर XY है तो बॉय, ठीक है। इसके लिए पुरुष जिम्मेदार है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद है, एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके माध्यम से फैल सकता है, ये देखिए काफ़ी बार सवाल आया है ये सवाल। और यहाँ पे जो ऑप्शन है रुधिर द्वारा, अगर डायरेक्ट खून चढ़ा दिया जाए, छूने से, भोजन करने से सबसे नहीं फैलता है, ठीक है। दांतों और अस्थियों में विकृति किसकी अधिकता के कारण उत्पन्न होती है, तो देखिए जमीन में फ्लोराइड की मात्रा बच्चों बढ़ते जा रही है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, और उसमें बच्चों फ्लोरीन की मात्रा की वजह से ऐसा हो रहा है। वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, इसको जरूर नोट कीजिएगा। बी और सी जो है, विटामिन बी और सी पानी में घुलते हैं, A, D और K जो हैं वो फैट में, वसा में घुलते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है नहीं है, भाई जो पानी में है वही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बच्चों आपका सही है, ठीक है। आपने भी जो बताया इसको भी नोट डाउन कर लिएगा, क्योंकि ये सवाल बच्चों आएंगे बदल के, जैसा मैं बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस जीव में गति पेशी या कंकाल द्वारा होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, केचुआ, ठीक है। नहीं होता है ना, तो केचुआ में कोई भी नहीं होता। फिर है, जुगाली करने वाले पशुओं में सेलुलोज का पाचन किसके द्वारा होता है, तो ये होता है बच्चों जीवाणु द्वारा, बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा होता है।
तो वीडियो कैसा लगा, सब चीज़ें मेरे ख्याल से आपको समझ में बच्चों आ गई होंगी, ठीक है। और अगर आपको और प्रश्नों को जानना है इसके इंग्लिश हिंदी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और आप जानते हैं कि आपके 9th में बच्चों जो सिलेबस है वो पूरा हिंदी के 15 प्रश्न आने हैं, अंग्रेजी के 15 आने हैं, सामान्य विज्ञान के 35, गणित के 35, कुल 100 प्रश्न बच्चों आने हैं। और सभी ने आपने फॉर्म भी भर दिया होगा। और पूरी जानकारी बच्चों अटल आवासीय विद्यालय 2025 की प्लेलिस्ट में उसको जरूर देखिएगा। अन्य जनपदों की कुछ डेट बढ़ भी रही है, तो आपको अपने श्रम विभाग जाकर अपने जिले का पता करना होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।